पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? when 2 or more पर्सन जॉइंटली मिल के बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से, वो पार्टनरशिप है। हम इसके डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, ये आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रखा होगा सीपीटी के अंदर, या फिर नया कोर्स था फाउंडेशन के अंदर पढ़ ही रहे हैं। जो ये पहले पार्टनरशिप जो था वो इंटरमीडिएट के अंदर आईपीसीसी के अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर कवर था, अब ये फाउंडेशन का हिस्सा है। हम यहाँ पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं, कौन सा पार्टनरशिप का कौन सा पार्ट? ये जो एडमिशन, रिटायरमेंट, ये डेथ वाला जो पार्ट है, ये वाला हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के हिसाब से। हम पहले पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप है क्या और इसके अंदर क्या क्या अलग फीचर है और उसके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या है। देखिए, हम बिजनेस 3 फॉर्मेट के अंदर कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब मैं अकेला हूँ, मैं अकेला बिजनेस करूँगा, जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा और उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। सेकंड है, हम किस तरीके से कर सकते हैं? पार्टनरशिप के फॉर्मेट में बिजनेस कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होंगे सोल प्रोप्राइटर से हम पार्टनरशिप पे जाएंगे तो? यहाँ एक पर्सन है तो फंड कितना होगा? एक आदमी जितना कवर कर सकता है उतना, और टेक्निकल नॉलेज कितनी होगी? जितनी एक पर्सन के पास है उतनी। यहाँ पर क्या होगा? पार्टनरशिप के अंदर जाएंगे तो फिर क्या होगा? फंड जो है वो क्या होगा? ज़्यादा लोग मिल रहे हैं तो फंड भी ज़्यादा होगा, और किसी के पास सपोज प्रोडक्शन से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है, किसी के पास मार्केटिंग से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों मिलके अच्छा कॉम्बो बनेगा और ये इनको एडवांटेज मिलेगा। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप से ये थोड़े एडवांटेज रहेंगे इसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर एडवांटेज रहेंगे, वहाँ आपको क्या देखने को मिलेंगे? डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप है, बंदा डिसीजन लेने वाला कौन है? एक है। यहाँ डिसीजन कैसे होंगे? क्विक डिसीजन होंगे। यहाँ पार्टनरशिप है तो सबको पूछ के करना होगा, तो डिसीजन कैसे होंगे? थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होंगे। ये थ्योरी पोर्शन है, हम इसको समझ रहे हैं। हमें हमारा मेन जो पोर्शन है वो ये नहीं है, हमारा मेन पोर्शन है इसकी अकाउंटिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और थर्ड जो है वो हम क्या कर सकते हैं? किस फॉर्मेट में बिजनेस कर सकते हैं? कंपनी के फॉर्मेट में बिजनेस कर सकते हैं। हम कंपनी के फॉर्मेट में अगर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? कंपनीज एक्ट जो है 2013 उसको फॉलो करना होगा, उसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। तो उसके अंदर क्या होता है? काफ़ी सारे लंबे चौड़े प्रोसीजर रहते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी नए वाले कंपनीज एक्ट 2013 ने 1% कंपनी वगैरह कुछ करके बहुत सारे दिए हैं, जिसके अंदर रिलैक्सेशन के थ्रू किया जा सकता है कंपनी फॉर्म। यहाँ लाइबिलिटी जो वो अनलिमिटेड रहती है, यहाँ भी अनलिमिटेड रहती है और यहाँ लिमिटेड रहती है, तो ये कंपनी का बेनिफिट होता है। लेकिन कंपनी प्रोसीजर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए नॉर्मली कंपनी इनकॉर्पोरेट करना वगैरह लेंथी प्रोसेस होता है, तो कंपनी के फॉर्मेट में छोटे बिजनेसमैन है जो नहीं चाहते। अब हम बात करते हैं कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला होगा, पार्टनरशिप में 2 होंगे, तो यहाँ फंड ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट जो होगा वो क्या अकेले का होगा क्या? नहीं, यहाँ प्रॉफिट जो होगा वो 1% का होगा, तो जितना प्रॉफिट होगा उसमें से वो चाहे जितना ड्राइंग करे और चाहे जितना बिजनेस में रहे, यहाँ जो प्रॉफिट होगा उसको क्या करना होगा? आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्या करना होगा? डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। समझ पा रहे हो? क्या यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कंपनी में प्रॉफिट होता है उसको क्या करना होता है? हमें इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप जब होगा तब क्या होगा? ट्रेडिंग एंड P&L पे जाके क्या हो जाएंगे? अकाउंट है जो एंड हो जाएंगे। यहाँ पर पार्टनरशिप में क्योंकि आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, इसीलिए क्या होगा? P&L, ट्रेडिंग एंड P&L के बाद में हमको क्या मिल जाएगा? ट्रेडिंग और P&L से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक और अकाउंट बनाना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसा कंपनी में होगा, ट्रेडिंग एंड P&L बनाना होगा, जिससे हमें इस साल का प्रॉफिट पता चलेगा, और फिर उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा? P&L अप्रोप्रिएशन। मतलब क्या हुआ? पहला तो हमें समझ आएगा पार्टनरशिप के अंदर एक नया अकाउंट है जो हमें पढ़ना है, वो कौन सा है? P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ पा रहे हो बात? क्लियर? यहाँ पर जो है 1% ने
इसीलिए जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, उस अकेले का होगा, इसीलिए P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स का होगा, पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना होगा, वैसा वैसा कंपनी के फॉर्मेट। तो पहला जो अलग अकाउंट हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, P&L अप्रोप्रिएशन। सेकेंड हमें पार्टनर का जो उन्होंने पैसा लगाया है, भाई सपोज मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने अकेले ने क्या किया है, एक दुकान कोई लगाई है, कोई भी शॉप लगाई है, उस शॉप के अंदर मैं अकेला हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा हेडेक नहीं है कि मैंने पैसा कितना लगाया वगैरह, क्योंकि जो पैसा लगाया वो सारा का सारा किसका है, मेरा है, जो प्रॉफिट होगा वो भी किसका है, मेरा है। लेकिन हम पार्टनरशिप के अंदर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम 3-4 लोग हैं, तो उस केस में क्या होगा, मैंने कितना लगाया, दूसरे वाले ने कितना लगाया, तीसरे वाले ने कितना लगाया, चौथे ने कितना लगाया, इसका क्या करना होगा, हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल जो ज़्यादा लगेगा वो हो सकता है कि इंटरेस्ट के रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट मांग ले या फिर कोई और डिमांड हो, कुछ ऐसा हमने पार्टनरशिप के क्लोज के अंदर, जो पार्टनरशिप का जो हमारा पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर कुछ क्लोज में लिखा होगा कि कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है, और या फिर जब हमारी पार्टनरशिप खत्म होगी तब किसको कितना कितना पैसा वापस मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में ना भी करो तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि जब खत्म होगा सोल प्रोप्राइटरशिप तो जितना पैसा होगा वो किसका होगा, उस अकेले का होगा, तो जो रिसीव होगा वो सारा सारा उसके पास ही जाएगा। यहाँ जो पैसा मिलेगा वो क्या करना होगा, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, कैपिटल का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा, मतलब हमें कैपिटल के बारे में भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ अकाउंट है जो बनाना होगा। समझ पा रहे हो, क्लियर है। फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ और टॉपिक आते हैं, जैसे आपका गुडविल, JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ जाता है आपका। फिर उसके बाद में जो है वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह, ये कुछ टॉपिक है जिनको हमको क्या करना है, अकेले अकेले टॉपिक को पढ़ना है। हम सबसे पहला जो बात करते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन। देखिए P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे टॉपिक और इसके अंदर जनरली ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। हम पहली बात करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग, जिसका क्या हो जाएगा 2GP, फिर P&L, जिससे क्या मिल जाएगा हमें 2NP। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, ये सबसे पहले से पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अब पार्टनर से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सारा सारा यहाँ होगा। पार्टनर को हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर है। हो सकता है हम उनको क्या कर रहे हैं, सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन दे रहे हैं पार्टनर में जो एक्टिव है उसको, या किसी को भी, जैसा भी उनका आपस में एग्रीमेंट है उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हो बात, तो हम क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर कैसे, सपोज हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 5000, और हमने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, उन्होंने जो ड्राइंग्स की उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कितना चार्ज किया, 300 रुपये। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या 5000 है क्या, नहीं, 5000 ये, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो चार्ज किया वो 300, और तो 500 और 300 टोटल कितने, 5300 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट करने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर सैलरी और ये दे दिया, फिर जो बाकी का बचेगा वो क्या कर देंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर, जो भी पार्टनर है XYZ, उन पार्टनर के उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये P&L अप्रोप्रिएशन का बेसिक फॉर्मेट है। कुछ चीज़ें जो ध्यान रखना है, अगर कोई किसी पार्टनर को गारंटी दे दी जाती है, जैसे हमने क्या कहा, X को कहा कि भाई हम क्या करेंगे, कम से कम 5000 रुपये जो आपको देंगे। अब ये जो है ये
गारंटी है जो दो दे सकते हैं, या तो फर्म दे सकती है या फिर क्या हो सकता है कि पार्टनर दे, कोई इंडिविजुअल पार्टनर दे। अगर फर्म दे रही है तब तो क्या कर दो, सीधा इसको 5,000 लिख दो और बाकी जो बचे वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:2 और अब हमने इनको कहा है कि 5,000 हम आपको देंगे, तो इस केस में तो 5,000 अगर प्रॉफिट तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, तो इनको कुछ मिलेगा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ इनसे पैसा मंगवाया जाएगा। कैसे मंगवाया जाएगा, 4:2 के रेशियो में। अगर यहीं पर 50,000 होता, 5,000 इसको कहा गया है कि हम आपको कम से कम देंगे। देखिए ये जो है गारंटी का मतलब क्या है, ये कम से कम है। तो पहले तो हम चेक करेंगे इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना बनता है। फर्स्ट केस सपोज 4,000 बनता है, तो क्या कर देंगे, इसको कितना दे देंगे, 5,000 दे देंगे और बाकी जो बचेगा वो वाई और जेड के अंदर 4:2 में बांट देंगे। सेकंड केस सपोज इसका कितना बनता है, 6,000 बनता है, तो गारंटी कितने की, 5,000 और इसका पोर्शन कितना बनता है, इसका हिस्सा कितना बनता है, 6,000। तो ऐसा नहीं कि 5,000 देंगे, तो कितना देंगे, 6,000 इसको दे देंगे, बाकी जो बचेगा वो वाई और जेड, मतलब इनके 6,000 और ये 5:4:2 के हिसाब से जितना बन रहा है उतना उतना क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो हुआ फॉर्म के बेसिस पे जब दे रहे हैं तब। सेकंड है, अगर किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने अगर कोई गारंटी दी है तो क्या कर दो, पहले उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दो। अगर जिसको गारंटी दी है, जैसे एक्स को गारंटी दी है 5,000 की, इसका हिस्सा अगर 5,000 या 5,000 से ज़्यादा हो रहा है तब तो कोई चिंता की बात है नहीं। अगर 5,000 से कम हो रहा है, सपोज 4,000 हो रहा है या 3,000 हो रहा है, तो उस केस के अंदर जितना कम हिस्सा कम पड़ रहा है, मतलब 2,000 सपोज कम पड़ रहा है, तो यहाँ +2,000 कर देना और जिसने गारंटी दी है उसमें से -2,000 कर देना। ये है P&L अप्रोप्रिएशन का बेसिक स्ट्रक्चर। ज़्यादा इसमें चिंता करने वाली बात है नहीं। एक बार वापस देख लीजिए, देखो गारंटी वाला देख लीजिए। अगर फर्म ने गारंटी दी है तो उस केस के अंदर क्या करो, सबसे पहले तो पता कीजिए कि उसका हिस्सा बन कितना रहा है, क्या वो गारंटी जितनी दे रखी है उसके बराबर या उससे ज़्यादा है, तब तो कोई चिंता की बात नहीं, सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर यहाँ हम इसको छोटे से फॉर्मेट के अंदर लिख देते हैं, अगर गारंटी बाय फर्म, अगर फर्म ने गारंटी दी है उस केस के अंदर, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो अबोव देन गारंटी अमाउंट, मतलब जैसे शेयर ऑफ उसका प्रॉफिट में हिस्सा आ रहा है 6,000 और गारंटी अमाउंट है 5,000, तब तो क्या कर दो, सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड केस, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन गारंटीड अमाउंट, अगर जो गारंटी दी है, मतलब ये शेयर उसका बनना 4,000 जबकि गारंटी उसको दी गई है 5,000, तो उस केस के अंदर क्या कर दोगे, गारंटेड अमाउंट टू पार्टनर गारंटी गिवन, जिसको गारंटी दी गई उसको क्या कर दो, ये गारंटेड अमाउंट है जो दे दो, और रेस्ट जो बैलेंस बचे वो क्या कर दो, रेस्ट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ पा रहे हो बात, ये तो बहुत आसान भाषा में क्या हो गया, गारंटी बाय फर्म। अब हम बात करते हैं अगर गारंटी बाय पार्टनर, सेम, अगर उस पार्टनर का शेयर ऑफ पार्टनर जो है वो क्या है, ज़्यादा है गारंटेड अमाउंट से, तब तो क्या कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर शेयर ऑफ पार्टनर जो है वो लेस देन है गारंटेड अमाउंट, तो फिर क्या कर दो, क्या कर दीजिएगा, दो पार्टनर होंगे जैसे एक्स और वाई, एक्स में क्या है, गारंटी देने वाला है, अब इसने दिया था सपोज गारंटी इसको 5,000 रुपये की और इसका हिस्सा बन रहा है सिर्फ 4,000, ये है गारंटेड अमाउंट और ये शेयर ऑफ
प्रॉफिट। तो क्या कर दोगे, जिसको गारंटी दी गई उसके अंदर क्या कर दोगे, +1000 करके उसका 5000 कर दोगे, और जिसने गारंटी दी उसमें से क्या कर देंगे, सपोज इसका बन रहा है 7000 तो उसमें से क्या कर दोगे, -1000। समझ पा रहे हो। जिस पार्टनर ने दिया है, पहले देखोगे जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है क्या उसका शेयर उससे जितनी गारंटी दी है उसके बराबर या उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं, सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मार दो, बस बराबर खत्म हो गया। अगर उसका हिस्सा कम बढ़ रहा है तो भी क्या करोगे, पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे। यहाँ पर क्या करोगे, फर्स्ट तो है आप क्या करोगे, यहाँ स्टेप 1 के अंदर क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, स्टेप 2 के अंदर क्या कर दो, टू मेक अमाउंट इक्वल टू गारंटेड अमाउंट। क्या कर दो, उतना अमाउंट ऐड कर दो जिससे उसका क्या हो जाए, गारंटेड अमाउंट के बराबर हो जाए, और जितना यहाँ पर ऐड कर रहे हो उतना क्या कर दो, गारंटी गिवर से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। समझ पा रहे हो बात। ये हो गया गारंटी बाय फोन और ये हो गया गारंटी बाय पार्टनर। समझ पा रहे हैं बात। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक, वो क्या आता है, सेकंड टॉपिक आता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो बहुत बेसिक और बहुत इजी चैप्टर टॉपिक है, जिसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसा नाम से पता चल रहा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट क्या किया जाएगा, फिक्स रखा जाएगा। तो वहाँ पर क्या किए जाएंगे, दो तरीके के अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या करेगा, फिक्स बैलेंस रखेगा, और बाकी जो सारे के सारे डे टू डे ट्रांजेक्शन होंगे वो किसके थ्रू होंगे, करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हम फॉलो कर रहे हैं तो हम एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसमें हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। समझ पा रहे हैं तो किस तरीके से होगा, देख लीजिए इसको भी थोड़ा सा। फिक्स्ड मेथड के अंदर क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाएगा तो एंट्री आएगी, बाकी अदरवाइज नहीं आएगी, बाय कैश और टू बैलेंस सीडी। पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर क्या होंगे, बाकी जो सारे ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे, बाय बैलेंस बीडी। शुरुआत यहाँ से होगी। भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो भाई इधर क्या है, ये कैपिटल अकाउंट है तो इधर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे और इधर डिक्रीज होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन अगर कुछ मिला है तो बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट के बंटवारे में कुछ मिला है तो। अगर लॉस हुआ है तो क्या हो जाएगा, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, टू कैश अगर उन्होंने ड्राइंग्स किया तो, और क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया तो भी कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस शीट। समझ पा रहे बात, क्लियर है।
तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। फिक्स्ड के अंदर क्या होंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। और अगर यहीं पर फिक्स्ड की जगह हम क्या कर दें, फ्लक्चुएटिंग मेथड कर दें, फिक्स्ड न रख के क्या करें, फ्लक्चुएटिंग मेथड कर दें, तो हम क्या कर देंगे, एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये आपका क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें एक ही होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ पा रहे हो बात, क्लियर है। तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि पार्टनरशिप होता है क्या है, और हमने देखा कि भाई पार्टनरशिप के अंदर एक और एडिशनल अकाउंट हमें बनाना होता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है बंटवारा, मतलब जो प्रॉफिट हमने कमाया उसके बंटवारे के लिए हम एक और एडिशनल अकाउंट बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसको किस तरीके से बनाया जाता है वो हमने डिस्कस किया। गारंटी अगर कोई फर्म देता है तो फर्म गारंटी देती है, तो उस केस में क्या होगा, अगर गारंटी किसी पार्टनर द्वारा दी जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें दो मेथड हमने डिस्कस किए, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गुडविल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व और JLP के बारे में। ओके, थैंक यू। Now, one by one, we will discuss about goodwill reserve, revaluation reserve and JLP. फर्स्ट टॉपिक जो हम पिक कर रहे हैं वो है गुडविल। गुडविल होती क्या है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, ख्याति। गुडविल का मतलब क्या है, हमारी रेपुटेशन, हमारा नाम, हमारा ब्रांड, हमारी ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू कह दो, गुडविल कह दो, ये ट्रेडमार्क कह दो, टैग कह दो, ये सारे क्या है, एक ही है। गुडविल का मतलब क्या है, हमारी कुछ अलग पहचान जो हमें क्या कर रही है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। जैसे क्या हुआ, पार्ले जी, ये क्या है, हमेशा कॉस्ट एफिशिएंट रहा है और ये 5 रुपए का बिस्किट अभी भी 5 रुपए में मारा है, तो इसने क्या किया, कंटिन्यूसली इसी पे काम करके इसने क्या किया, अपनी गुडविल क्रिएट की। टाटा ने अपना नाम है जो क्या किया, एक एस्टेब्लिश किया है। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 2-4 ब्रांड होंगे तो हम टाटा को प्रेफर करेंगे। मारुति सुजुकी गाड़ियों के अंदर हम क्या करेंगे, पहली प्रेफरेंस जो है वो किसको देंगे, मारुति सुजुकी को। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना वैल्यू क्रिएट किया है, उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट की है कस्टमर के माइंड के अंदर। तो ये क्या है, गुडविल। ये गुडविल का मतलब क्या है, ये हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हमारी मदद करवाएगा, ये हमारे प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देगा। तो ये क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। अब पार्टनरशिप के केस के अंदर क्या होता है, गुडविल है जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिएगा, गुडविल बड़े लेवल पे समझना मुश्किल है, लेकिन इजी लेवल पे समझना आसान है। समझ लीजिए किस तरीके से, समझिएगा। सपोज ये दो पार्टनर थे X एंड Y, दोनों ने क्या किया, CA किया। CA बनने के बाद इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो खोलेंगे। समझ पा रहे हो बात, इन्होंने क्या कहा, हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे। अब इन्होंने जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया तो पहली बार में इनके पास स्टूडेंट कितने आए होंगे, सपोज 2 स्टूडेंट। इन्होंने अच्छा पढ़ाया, अच्छे से मेहनत की, और फिर इनके पास सेकंड बैच के अंदर स्टूडेंट आए सपोज 6, फिर इनके पास हुए 10, फिर इनके पास हुए 18, फिर इनके पास हुए 30, फिर 30, इस तरीके से, फिर उनके पास 50, 50, फिर 70, इस तरीके से। ये इनका टोटल जर्नी रही 6 साल। 6 ईयर तक इन्होंने कंटिन्यूसली मेहनत की, तब जाके अब इनके एक बैच है जो कितने के बनते हैं, 200 का। अब इनका एक बैच कितने का बनता है, 200 का। 6 ईयर तक इन्होंने कंटिन्यूसली मेहनत की, तब जाके अब एक बैच है जो कितने का बनता है, 200 का। अब यहाँ पर एफर्ट जो डाले वो किसने डाले, X और Y ने। तो यहाँ इसका रिजल्ट भी किसको मिलना चाहिए, X और Y को। समझ पा रहे हो, इन्होंने 2 से 200 में पहुंचे तो कैसे पहुंचे होंगे, इन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, कंटिन्यूसली स्टूडेंट के साथ टच में रहे होंगे, उनका रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए हर कोशिश की होगी, तब जाके ये 2 से 200 तक पहुंचे। अब जब ये 2 से 200 तक पहुंच गए तो ये जो 200 बैच का जो बेनिफिट है वो किसको मिलना चाहिए, X और Y को। लेकिन अब क्या हुआ, इनको और फैकल्टी की जरूरत पड़ी, X Y के साथ साथ इनको और फैकल्टी का जरूरत पड़ी। सपोज एक
जेड और आया और जिसने कहा कि भाई साहब मैं आपके यहाँ पे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब आप खुद सोच के बताइए क्या एक्स और वाई ने जितने पैसे लगाए थे उतने ही पैसों में जेड को ये अपना पार्टनर बना देंगे क्या? नहीं। एक्स और वाई ने पैसे जब कब लगाए थे? जब ये बिजनेस कुछ भी नहीं था, इन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया। अब क्या जेड को सीधा यहाँ आप बराबर में लाके खड़ा कर सकते हो क्या? नहीं। समझ पा रहे हो बात? क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जो बिजनेस क्रिएट किया था, यहाँ पर क्या थी, रिस्क ज़्यादा थी। यहाँ पर क्या थी, रिस्क जो थी वो ज़्यादा थी कि फेल होगा या सक्सेस होगा पता नहीं। लेकिन इस केस के अंदर, अब 200 के केस के अंदर रिस्क जो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब बिजनेस क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है। अब बिजनेस है जो क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है। सपोज इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है XY कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब इस XY कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर क्या हो गया, इस सिटी के अंदर जब भी कोई स्टूडेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में देखता है तो वो क्या करता है, XY इंस्टीट्यूट को क्या करता है, प्रेफरेंस देता है। समझ पा रहे हो? इस सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट तो कितने होंगे, 4-5 होंगे। सपोज 4 इंस्टीट्यूट है तो स्टूडेंट क्या करता है कि भाई 1 2 3 4 इनमें से क्या करता है, वो पहले प्रेफरेंस किसको देता है, इस XY को देता है। फिर अगर XY के अंदर नहीं होता है इसका एडमिशन तो फिर वो कहाँ जाता है, सेकंड वाले के पास, नहीं तो थर्ड वाले के पास, और नहीं तो फोर्थ वाले के पास। तो ये जो XY है ये फर्स्ट प्रेफरेंस पे है, ये इसकी क्या है, गुडविल है। समझ पा रहे हो बात? इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट है जो अर्न कर रहा है। समझ आ रही है बात? लेकिन हम बात कर रहे हैं गुडविल की कैलकुलेशन की, जो बहुत टेढ़ा काम है। टेढ़ा क्यों? क्योंकि गुडविल के एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोई कर सकता है क्या? नहीं। कोई भी कर सकेगा क्या? नहीं। गुडविल की कैलकुलेशन एग्जैक्ट कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुडविल पहली बात तो क्या है, एक इनटेंजिबल असेट है। गुडविल जो है वो क्या है, एक इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट है मतलब इसको छू नहीं सकते, तो आपको इसके वैल्यूएशन के लिए भी कुछ अलग अलग जुगाड़ बैठाने होंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब हम बात करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में। कुछ एस जो है वो क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस 10 जो फिक्स एसेट के बारे में बात करता है। वो क्या कहता है, आप गुडविल को अपनी बुक के अंदर नहीं लिखोगे। उसके बाद में एस 26 क्या कहता है कि गुडविल विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने गुडविल परचेज किए आप अपने बुक के अंदर लिखो, लेकिन अगर सेल्फ क्रिएटेड गुडविल है तो आप अपने बुक के अंदर नहीं लिखोगे। मतलब सेल्फ क्रिएटेड गुडविल कभी भी बुक के अंदर आएगी क्या? नहीं। लेकिन पार्टनरशिप है जो छोटे लेवल पे बिजनेस होता है तो वहाँ एस फॉलो नहीं होते हैं, तो उस केस के अंदर गुडविल हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिल जाए। लेकिन जो भी लिखी हुई मिलती है वो क्या सही है क्या? नहीं, एस के हिसाब से वो सही नहीं। अगर खरीद रखी है तो गुडविल आप लिख सकते हो। अगर आपने कंसिडरेशन पे किया और गुडविल खरीदी आप लिखिए। अगर गुडविल आपने सेल्फ क्रिएट की है तो आप गुडविल मत लिखिए। समझ पा रहे बात? खरीदना कैसे होता, जैसे क्या हुआ, किसी की प्रैक्टिस जमी हुई थी और सीए साहब जो थे वो काफ़ी उनका नाम था। अब वो सीए साहब क्या हो गए, भगवान के पास चले गए। अब उनकी फाइलें बहुत सारी हैं और एक कोई यंग सीए जो अभी बना उसके पास क्या, वो बेचारा काम के लिए ढूंढ रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। तो उसने क्या किया, उसके फैमिली के पास गया, जो ऊपर चले गए उनकी फैमिली के पास गया और उनको कहा कि भाई साहब आपके जो इनका नाम है वो मुझे दे दीजिए, मैं इनके नाम पे काम करूँगा, मुझे भी फाइलें मिल जाएगी और इसके बदले में आपको पैसा दे दूंगा। तो यहाँ पर ये जो नाम खरीदा जा रहा है ये क्या खरीदी जा रही है, गुडविल खरीदी जा रही है। इस तरीके से अगर गुडविल खरीदी जा रही है आप बुक के अंदर लिखिए, लेकिन अगर सेल्फ क्रिएटेड है तो गुडविल आप बुक के अंदर नहीं लिखोगे। अब गुडविल के केस में हमें दो चीज़ों के बारे में देखना है। फर्स्ट है कैलकुलेशन एंड सेकंड है जो अकाउंटिंग है। अब देखिए गुडविल की कैलकुलेशन का मतलब क्या है और गुडविल की अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि गुडविल है कितना, अमाउंट है जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उसको क्या कर रहे हैं हमारी बुक के अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जो है वो एकदम अलग है, कैलकुलेशन अलग है और अकाउंटिंग अलग है। ध्यान समझिएगा, अगर आप आराम से समझोगे तो ये गुडविल है जो ये चैप्टर आपको ये गुडविल टॉपिक है जो बहुत आसान नहीं समझे। गुडविल का मतलब क्या, हमने क्या कहा कि एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट से हमें ज़्यादा अर्न करने के लिए कैपेसिटी देता है। तो हमें क्या करना होगा, गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर कितने, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, 2 साल ले सकते हो, 3 साल ले सकते हो, 4 साल ले सकते हो। सपोज हमने किया 2016
2017 एंड 2018। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे बुक प्रॉफिट। बुक में कितना कितना प्रॉफिट है जो लिखा हुआ। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, हम समझ रहे हैं। सपोज 2016 के अंदर उन्होंने क्या किया, 1,50,000 कमाए, यहाँ उन्होंने 1,80,000 कमाए, 1,80,000, और यहाँ हमने इन्होंने कमाए 2 लाख। सबसे फर्स्ट जो थिंग है वो हमें क्या करना होगा, एड और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसका मतलब क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, इसका मतलब ये है, समझिएगा ध्यान से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या है, सपोज 2016 के अंदर आग लग गई थी हमारी शोरूम के अंदर, और उसकी वजह से 20,000 का स्टॉक है जो जल गया। क्या हमारी आग लगी और 20,000 का जो स्टॉक जल गया, ये जो लॉस हुआ है, क्या ये हमारा नॉर्मल लॉस है क्या? नहीं, ये हमारा कैसा है, एबनॉर्मल लॉस है। मतलब ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है या एबनॉर्मल जो भी लॉस है, उसको क्या करो, वापस ऐड करो। वापस ऐड क्यों करो, क्योंकि इसकी वजह से क्या हमारी गुडविल कम हुई है क्या? नहीं, हमारा प्रॉफिट तो कितना होता, 1,70,000, हम कमाते कितना, 1,70,000, लेकिन 20,000 आग की वजह से हमारे पास बचा कितना, 1,50,000। तो हमने कमाया कितना, 1,70,000, लेकिन 20,000 क्या थे, किस्मत खराब थे, उसकी वजह से जल गया, और कितना बचा, 1,50,000। तो हम क्या कहेंगे, हमने कमाया कितना है, 170। हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी, 170, जिसमें 20,000 से क्या ये जो आग लगी उसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है क्या? नहीं, ये एबनॉर्मल है। क्या ये आगे होगा क्या? नहीं, आगे नहीं होगा। अगर यही नॉर्मल ईयर होता तो 170 होता, ये आग नहीं लगती तो कितना कमाते, 170। आगे वाले साल में आग लगेगी क्या? नहीं लगेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 170। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी होगा वो एड लेस कर देंगे। मतलब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होगा तो उसे वापस ऐड कर देंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर कोई एबनॉर्मल ईयर है तो, अगर कोई एबनॉर्मल ईयर है तो उस केस में क्या होगा, हम पूरा एबनॉर्मल ईयर को ही वहां से रिमूव कर देंगे। समझ पा रहे हो? ये हमारा फर्स्ट जो है वो एडजस्टमेंट होगा। देखिए गुडविल अगर आप पार्टनरशिप में पढ़ रहे हो तो यहाँ एडजस्टमेंट कम होंगे। यहीं पर अगर आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंटर के अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इसके ट्रीटमेंट है जो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलरली इसी के क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ वो जो चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ के हिसाब से देख रहे हैं। हमने बुक प्रॉफिट लिया, और बुक प्रॉफिट में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमने क्या कर दिया, एड लेस कर दिया। ये जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, ये जो भी प्रॉफिट आया, जैसे ये 170,000 और 180 और 2 लाख, यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप इन ट्रेंड हो या आप नॉट इन ट्रेंड हो। क्या पूछेंगे, क्या आप ट्रेंड में हो या फिर आप ट्रेंड में नहीं हो। ट्रेंड मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देखो 170 से 180, 180 से 2 लाख। तो इस केस में 2019 में अगर हम थोड़े बहुत छोटे मोटे महाराज बने, छोटे मोटे पंडित बने, तो हम ये इतना कह सकते हैं कि 2019 में प्रॉफिट है जो 2 लाख के करीब होगा। क्यों? क्योंकि ये चांस किसके ज़्यादा है, 2 लाख के आसपास। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो? यही अगर इसी के जस्ट ऑपोजिट, अगर यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता, 150, तो क्या हम कह सकते थे कि 150 के नजदीक होगा? नहीं, पहले प्रॉफिट बढ़ा फिर कम हुआ, कोई भरोसा नहीं, कभी प्रॉफिट ऊपर जा सकता है, कभी प्रॉफिट नीचे जा सकता है। अगर इन ट्रेंड है तो फिर आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज। नॉट इन ट्रेंड है तो आप क्या करोगे, सिंपल एवरेज। मतलब क्या है वेटेड एवरेज का, देखो अगर ये ऐसा होता 170, 180 और 2 लाख, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस किसके, 2 लाख के करीब आने के। इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको सबसे ज़्यादा वेट दे देंगे, इसको इससे कम दे देंगे, और इसको इससे कम दे देंगे। देखो जो नया साल है, जो सबसे करंट ईयर के नज़दीक है, वो उसके क्या चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो उसको सबसे ज़्यादा वेट देंगे। जो जितना दूर होगा उसका वेट उतना कम होगा। ये क्या कर देंगे, 2016, 2017, 2018, और फिर ये क्या कर देंगे, कितना हुआ, 170, 180, सॉरी
360 और 6 ले 6 3 9 10 11 11 40 11,40,000 डिवाइडेड बाय 6 6 1 5 4 ऐसा कुछ है 1,90,000 लगभग। सिंपल एवरेज में क्या करेंगे हम वेट कितना देंगे सबको इक्वल देंगे 170 180 और अगर ये 150 होता ट्रेंड में नहीं होता तो हम क्या करते हैं सबको वेट है जो एक की देते तो हम क्या कर सकते सीधा इनका टोटल कर दो डिवाइड बाय 3 कर दो। क्लियर है ये कितना हो जाएगा 150 और 180 के बीच। कैलकुलेटर कहाँ रखा है कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा कितना आएगा लगभग 150 से ये हो गया 3 3 20 3 20 से 4 5 5 के अंदर ये हो गया 1666666 ऐसा कुछ आएगा। क्लियर ये हमने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज ये हमारे पास जो आया 190 या 16666 जो भी आया उसमें हम क्या करेंगे उसके बाद में हम एक और करेंगे इसके बाद में ऐड सेविंग इन फ्यूचर और एडिशनल एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर। इससे हमें क्या मिल जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जिसे आप क्या कहते हो हम क्या कहते हैं एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। अब समझिएगा ये क्या है सेविंग इन फ्यूचर या एडिशनल एक्सपेंस इन फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि सेविंग इन फ्यूचर का मतलब है कि आगे वाले सालों में अगर हमें कुछ और एडिशनल सेविंग होने वाली है तो उस वजह से हमारा प्रॉफिट क्या होगा इंक्रीज होगा। कैसे होगा सपोज आज तक हम क्या कर रहे हैं 4 वर्कर को एम्प्लॉय करके रख रखे हैं वो हमारे यहाँ एम्प्लॉयड है और वो हमारे यहाँ काम करते हैं और हम पर एम्प्लॉय को हम 10,000 पर ईयर देते हैं। अब इस केस के अंदर सपोज नेक्स्ट ईयर से हम 3 एम्प्लॉय के साथ ही काम करने वाले हैं तो 10,000 रुपये की हमारी बचत होगी तो ये 10,000 की हमारी बचत होगी मतलब 10,000 का हमारा प्रॉफिट क्या होगा ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे क्योंकि गुडविल हम किसके लिए कैलकुलेट करें फ्यूचर पीरियड के लिए कैलकुलेट करें। ऐसा इसका जस्ट ऑपोजिट अगर एडिशनल एक्सपेंस होने वाला तो उसे हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। क्या हमने क्या गुडविल की कैलकुलेशन सीखी है क्या नहीं ये गुडविल की कैलकुलेशन नहीं ये हमने क्या सीखा है हमने सीखा है एवरेज प्रॉफिट जो आपका क्या होगा वर्किंग नोट। और इसके अलावा एक और आपको कैलकुलेशन करनी होगी वो क्या करनी होगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई है। अब इस केस के अंदर क्या है अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग अपनी राय देते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग ही है और कोई तरीका नहीं है और कोई ओपनिंग कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है तो आप क्या करोगे क्लोजिंग को यूज करोगे। लेकिन अगर आपके पास क्लोजिंग भी है और आप ओपनिंग निकाल सकते हो तो उस केस के अंदर कौन सी यूज करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। समझिए अगर क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों अवेलेबल है तब तो क्या करोगे एवरेज यूज करोगे और अगर ओपनिंग अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करोगे क्लोजिंग ही यूज करोगे। समझ पा रहे हो ये तो हुआ आपका वर्किंग नोट की बात। अब हम बात करते हैं गुडविल के कैलकुलेशन की बात। ये तो आपके 2 वर्किंग नोट होंगे जो आपको कैलकुलेट करने होंगे। अगर दे रखे होंगे तब तो बहुत आसान है और अगर नहीं दे रखे तो आपको कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है। देखिए इनके अलावा 2 पॉइंट और है जो मैंने यहाँ अभी डिस्कस नहीं किए। अगर यहीं पर मैं गुडविल चैप्टर डिस्कस करता तो आप उनको जरूर डिस्कस करता। जो कौन से चेंज इन पॉलिसी अगर पॉलिसी में चेंज होता है तो या फिर चेंज इन टैक्स रेट और अगर टैक्स रेट में चेंज होता है तो इन दो को भी एडजस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है सपोज देख लीजिए इसको नॉलेज पर्पज के हिसाब से एसएलएम से सपोज हम कहाँ गए डब्ल्यूडीए पे गए तो उस केस में क्या होगा सपोज 2016 2017 2018 हम 2018 के अंदर हम क्या हुए एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में गए तो 2018 में किससे लेस हुआ होगा डब्ल्यूडीवी से लेस हुआ होगा। यहाँ क्या है एसएलएम लेस हुआ और यहाँ क्या हुआ एसएलएम लेस हुआ। तो हमें क्या करना होगा सब में
जो अभी करंट वाला है उस अकाउंटिंग पॉलिसी को सब में एडजस्ट करना होगा। मतलब यहाँ SLM है तो यहाँ भी किससे लेस होना चाहिए था, WDV से। तो SLM नहीं होना चाहिए था तो हम SLM को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि SLM से SLM खत्म हो जाएगा और फिर हम क्या कर देंगे, WDV के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनता है वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। वैसा वैसा चेंज इन टैक्स रेट, सपोज यहाँ 30% थी, यहाँ 40% है और यहाँ 35%, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में भी 35%। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ कितने से लेस हुआ, 40% से, यहाँ कितना हुआ 30% से, और यहाँ कितने से हुआ 35%। क्या कर देंगे, ऐड 40% लेस 35% के हिसाब से, वापस क्या कर देंगे, ऐड 30% और लेस किसके हिसाब से कर देंगे, 35%। ये यहाँ डिस्कस नहीं किए, अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का चैप्टर को डिस्कस करते तो जरूर करते, क्योंकि वहाँ इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें इतना गुडविल पे नहीं आएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब समझिएगा ध्यान से, हमें किसी ने बुलाया कि भाई साहब बताइए हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी। हम उससे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि भाई साहब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना। उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में और उन्होंने कहा कि एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा 1,50,000। कितना है, 1,50,000। तो हमारे पास अलग अलग मेथड है। सबसे पहला तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो सबसे बेकार माना जाता है। क्यों, हमने कहा कि आप कितना कमाते हो एक साल में, 1,50,000। हमने उनसे पूछा कि आपके नाम का इम्पैक्ट कितने साल तक रहेगा। उन्होंने पूछा कैसे, हमने कहा कि अगर आज आप बिजनेस है जो मैनेजमेंट आप छोड़ दो और आपका नाम हम यूज करना शुरू करें तो आपके नाम पे कितने साल तक कस्टमर आते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मली 3 साल तक तो आते रहेंगे, उसके बाद में क्या होगा, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो आपको छोड़ देंगे। तो हमने क्या कहा कि भाई आपके नाम की वजह से हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 1,50,000 एक साल का, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 4,50,000, और ये हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल। ये बहुत आसान तरीका था, लेकिन चाहे स्टूडेंट की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, वो मेथड है जो ज़्यादा चलते नहीं है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, समझ पा रहे हो कि भाई हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना और ये कितने साल तक हम इसका इम्पैक्ट है जो रहेगा। अब उसके बाद में एक दूसरा मेथड है, लोगों ने कहा कि भाई समझिएगा किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया गया ये भी समझिएगा। फिर उसके बाद में आया सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या कहा, हमने कहा कि भाई साहब आप कितना कमाते हो, हमने कहा 1,50,000 कमाते हैं, 3 साल हमारे नाम से कमाए, 4,50,000 गुडविल हो गए। उन्होंने कहा रुको, आपका प्रॉफिट कितना है, हमने कहा एवरेज प्रॉफिट हमारा है सब 1,50,000। उन्होंने कहा ओके बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि कैपिटल कितनी लगा रखी है, हमने कहा साहब हमने कैपिटल लगा रखी है 10 लाख रुपए। उन्होंने पूछा रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपकी इंडस्ट्री का। हमने कहा साहब क्या कहना चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर अगर सपोज कोई 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करता है तो उसको कितना रिटर्न मिलता है साल का। हमने कहा साहब 10% तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब 10% तो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि भाई आप कितना कमा रहे हो, 1,50,000। तो इस 1,50,000 में से कुछ पैसा तो आपको कमाना चाहिए था, उसमें गुडविल का रोल नहीं है। अगर आपने 10 लाख लगाए हैं, 10 लाख आपने कैपिटल लगाई है, 10% आपके रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 10 लाख पे 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए तो आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 1 लाख है। मतलब 1 लाख रुपए तो अगर आप कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गुडविल है। 1 लाख से अगर कम कमा रहे हो मतलब आपके नाम है जो खराब हो रखा है। अगर 1 लाख तक कमा रहे हो मतलब आपका नाम ना हम अच्छे में है ना बुरे में है। अगर यहाँ 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो तो उस केस के अंदर आपका क्या है, नाम अच्छे में, और यहाँ पर आपका क्या होगा, गुडविल होगा। तो ये क्या कहता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो तो ये आपका क्या होगा, एक्सेस जो प्रॉफिट होगा ये क्या कहला जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ये क्या कहता है, ये आपने अपने नाम की वजह से कमाया, ये आपने अपने नाम की वजह से कमाया। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा आपने 1,50,000 कमाए, जबकि यहीं पर अगर कोई दूसरा होता तो वो कितना कमाता, 10 लाख पे 10% के हिसाब से 1 लाख। आपने 1,50,000 कमाया, ये 50,000 एक्स्ट्रा जो है वो अर्न क्यों किया, क्योंकि आपका गुडविल था।
और ये सुपर प्रॉफिट को क्या करो, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या हो जाएगी, गुडविल मिल जाएगी। तो यहाँ पर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ पा रहे बात। तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये बात सही कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट वाला बेवकूफ़ी। एवरेज प्रॉफिट वाला क्या कहता है, पूरा का पूरा पैसा है जो किसकी वजह से कमा रहे हो, गुडविल की वजह से। जबकि सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, कुछ पैसा तो हम किसकी वजह से कमा रहे हैं, हमारे नाम की वजह से, और कुछ पैसा हमने बिजनेस में पैसा लगाया उसकी वजह से भी तो कमा रहे हैं। भाई 10 लाख यहाँ नहीं लगा के बैंक में भी जमा करवाते 10% रिटर्न मिल रहा है तो 1 लाख तो मिलते। समझ पा रहे हो। तो इसमें हमारी गुडविल का रोल नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइज देखा जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ पा रहे हो। तो ये हो गया गुडविल के सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हो गए आपके दो मेथड। अब इसके बाद में थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं। थर्ड मेथड जो है वो क्या है, थर्ड एक और आया कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आया, इसने पूछा कि भाई साहब बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना। हमने कहा भाई साहब दो तो पूछ चुके, आप भी पूछ लीजिए। एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000। उन्होंने पूछा कैपिटल कितनी लगाई साहब। हमने कहा कैपिटल लगाई हमने 10 लाख। उन्होंने कहा आपकी इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, नॉर्मली कितना कमाते हैं। हमने कहा नॉर्मली हम कमाते हैं 10%। अब यहाँ समझिए बात इसने भी वैसे ही की, लेकिन इसने थोड़ा सा अलग तरीके से कहा। इसने कहा कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब अगर 100 रुपये आप लगाते हो तो आपको कितना कमाना चाहिए, 10 रुपये। आप कितना कमा रहे हो, 1,50,000। तो आपको पैसे कितने लगाने चाहिए थे, कैपिटल लगाने कितनी चाहिए थी। तो हमने कहा कि भाई 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। हमने कहा कितना लगाना चाहिए, 15 लाख। उन्होंने कहा कि 1,50,000 कमाने के लिए आपको कैपिटल कितने की लगानी चाहिए थी, 15 लाख। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 10 लाख की कैपिटल लगा के भी ये काम कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो ऐसा, क्योंकि आपने बाकी का क्या कर लिया है, गुडविल क्रिएट कर दिया। बाकी का क्या है, 5 लाख की आपकी कैपिटल है, लेकिन वो किस फॉर्मेट में, गुडविल के फॉर्मेट। मतलब क्या है, ये कैसा कहता है, ये कैसा कहता है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR और माइनस क्या कर दो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको क्या मिल जाएगी, गुडविल। तो आपको क्या मिल जाएगी, गुडविल। समझ पा रहे हो बात कैसे, एक बार वापस देख लीजिए कि 1,50,000 कमाते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, मतलब 100 पे कितना कमाते हैं, 10 कमाते हैं। तो 10 कमाने के लिए आपको कितने लगाने होंगे, 100 लगाने होंगे। तो 1,50,000 अर्न करने के लिए आपको कितने लगाने होंगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 कितना, 15 लाख। तो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल कितना होगा कि भाई 15 लाख लगाने चाहिए थे 1,50,000 अर्न करने के लिए, लेकिन हमने लगाए कितने, 10 लाख। तो बाकी के 5 लाख हमें लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने बाकी के 5 लाख की हमने क्या कर दिए, गुडविल क्रिएट कर दी। समझ पा रहे हो, यहाँ तक आप लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा एक और आपका मेथड है जो, ये कौन सा है, एन्युटी मेथड। ये एन्युटी मेथड क्या कहता है कि भाई आपका सुपर प्रॉफिट कितना है, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये सुपर प्रॉफिट कब होगा, फ्यूचर में होगा, उसकी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू है जो कैलकुलेट करो, और ये क्या हो जाएगा, एन्युटी मेथड हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का एक चैप्टर है जो अपलोड कर रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ नहीं, हर जगह काम आता है, यहाँ भी आएगा। आपकी FM पूरी की पूरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। यह तो हो गया गुडविल की कैलकुलेशन। देख लीजिए वापस एक बार कि एवरेज प्रॉफिट, कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना और ये कितने साल तक कमाएंगे, ये हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल हो जाएगी। सेकंड हम किसके बारे में बात करते हैं,
सेकंड हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। ये क्या कहता है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं और कितना अर्न करना चाहिए, जितना अर्न करना चाहिए उससे कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और ये कितने साल तक अर्न करेंगे ये क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड प्रॉफिट के बारे में बात करता है, कैपिटलाइजेशन कैपिटल के बारे में बात करता है कि भाई कैपिटल कितनी है, कितनी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उससे कितनी कम है वो अमाउंट है जो क्या है हमारा गुडविल है। सपोज होनी चाहिए 15 लाख लेकिन हम 10 लाख में वो काम चला रहे हैं, मतलब हमने 5 लाख की क्या कर लिए, गुडविल क्रिएट कर लिया। और एन्युटी क्या करता है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता। अब हम बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग के बारे में। देखिए इन वीडियो का पर्पज है कि अगर आपकी क्लास हो रखी है और अगर आप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपके लिए ये यूजफुल है। आप इनको देख के एक बार चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपका किसी वजह से अटेम्प्ट रह जाता है तो उस केस में भी आप इनको देख के घर पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके, पूरा ही रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग। देखिए बहुत आसान है इसकी अकाउंटिंग है, ध्यान से समझिएगा। सपोज ये दो पार्टनर है ए और बी, उन्होंने कहा कि भाई कैपिटल कितने कितने लगा रखी। ए ने कहा मैंने लगा रखी 1,50,000, आपने भी लगा रखी 1,50,000। इन्होंने कहा कि गुडविल कितनी है हम लोगों की, तो इन्होंने कहा कि भाई गुडविल तो हम बुक के अंदर लिख नहीं सकते। इन्होंने कहा बुक के अंदर लिखे नहीं लिखे वो बात छोड़ो, है कितनी। हमने कहा कि भाई कैलकुलेशन करते हैं तो 60,000 आई। उन्होंने कहा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, 1:1, कि भाई जब भी गुडविल बटेगी तो मेरे हिस्से में कितना आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगी 30,000 मेरे हिस्से में आएगा। बी ने कहा 30,000 मेरे हिस्से में आएगा, मतलब टोटल 1,80,000 किसके पास रहेंगे, ए के पास आएंगे, और 1,80,000 किसके पास आएंगे, बी के पास आएंगे। दोनों ने कहा कि बहुत बढ़िया सिचुएशन में, अच्छा है पिछले वाले साल में शुरू किया और अच्छी सिचुएशन पहुंच गए, 1,80,000 की प्रॉपर्टी बन रही। अब क्या हुआ, सी जो है वो पास में सुन रहा था। सी ने कहा कि भाई साहब मुझे भी क्या कर लो, अपनी फॉर्म में पार्टनर बना लो। ए और बी ने कहा कि ठीक है बना लेते हैं, कुछ एडिशनल फंड आएगा तो हम बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। अब यहाँ पर समझिएगा कैपिटल, उससे उसको हमने क्या कहा कि भाई कैपिटल ले आओ। सी ने पूछा कि आपने कितने लगा रखे, हमने कहा कि 150, तो इससे कितने मंगवा लिए 150। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लिया 1:1। गुडविल तो लिख रखी थी नहीं बुक के अंदर, इसीलिए गुडविल हमने मंगवाई क्या नहीं, हमने ये 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट किए। सी ने कहा ए और बी को कि भाई साहब कल तो एक गुडविल नाम का आइटम भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अब इन्होंने कहा गुडविल तो बुक में लिखा नहीं। सी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, लेकिन जब फॉर्म खत्म होगी तब तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए और बी ने कहा हाँ खत्म होगा तब तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए और बी ने, तो सी ने कहा कि उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ टोटल कितना बनता है। तो ए ने कहा कि तीनों है को कितना मिलेगा, 1:1 के हिसाब से कितना मिलेगा 20,000। अब इसकी टोटल वेल्थ कितनी है 170, इसकी कितनी है 170, इसकी कितनी 170। और सी है जो क्या किया, ए और बी पे हंसा कि बेवकूफ़ो मैंने 50 दिए और देखो मेरी वेल्थ कितनी 170। ए और बी बेचारे दुखी हो गए, 180 हमारी वेल्थ थी 170 हो गए और हमने कोई लॉस भी नहीं किया, फिर भी हमारे 180 से 170 हो गए। फिर इनको पता चला कि गुडविल में कितने थे 30,000 थे, कितने हो गए 20,000। लेकिन क्योंकि गुडविल बुक के अंदर लिखा नहीं तो कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं। समझ पा रहे हो। अब ए और बी दुखी हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि भाई गुडविल नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, नहीं लिख सकते, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो लिखा है। उन्होंने कहा हाँ लिखा है। तो इन्होंने कहा कि जितना गुडविल में कमी आई उतना कैपिटल क्या कर दे, बढ़ा दे। तो मतलब 10,000 गुडविल कम हुई है, 10,000 कैपिटल बढ़ा दो। 10,000 गुडविल कम हुई है, यहाँ 10,000 क्या कर दो कैपिटल बढ़ा दो। इसका गुडविल में हिस्सा कितना था 0 था, अब कितना हो गया 20,000। 20,000 से इंक्रीज हुआ तो क्या कर दो, इसका 20,000 से कैपिटल है जो कम कर दो। सी का 20,000 का कैपिटल अगर कम करना है तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी,
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से 20,000 टू एज कैपिटल 10,000 टू बीज कैपिटल कितने से 10,000। समझ पा रहे हो। अब ये करने के बाद में अगर ये अकाउंटिंग कर लेते हैं, अब कैपिटल कितनी होगी 150 प्लस 10,000 कितना हो गया 160। हाउ मच 160 130। गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे 60,000 तीनों में कैसा इक्वल कितना 20,000 और 20,000 कितना हो गया ये 1,80 180 एंड 150। क्या किसी के साथ अन्याय हुआ है क्या नहीं। ए 180 का था ए 180 का है, क्या इसका कम होना चाहिए नहीं, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है तो क्यों कम होगा। बी 180 से 180, सी 150 दिए उसने 150 के उसके टोटल मिल गई 130 के उसे कैपिटल मिल गई 20 के उसे क्या मिल गई गुडविल मिल गई। मतलब आपको क्या करना है सीधा गुडविल इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। गुडविल के केस में क्या करोगे पहले लिख दीजिए गुडविल इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो और लिख दीजिए इसमें से लेस कर दीजिए। ये मैं रटाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार समझने के लिए लिख दीजिए, फिर आप इसको एक बार वापस देखोगे तो आपको और समझ आ जाएगा। न्यू पार्टनर न्यू रेशियो मतलब कितना पहले कितना था 30,000 नील, यहाँ कितना हो रहा है फिर 20,000 और 20,000 10,000 20,000। जिनका पॉजिटिव आया उनको क्या करना है इनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है, इसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है, इसके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करना है। और इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे क्रेडिट और डेबिट। सर ये तो बात की आपने एडमिशन की, रिटायरमेंट पे क्या होगा गुडविल का सेम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। मतलब क्या हुआ अगर सपोज ए बी और सी में से वापस सी है जो बी है जो चला जाता है तो उस केस में क्या होगा ए बी सी अभी कितना है 20,000 फिर बी चला जाता है तो फिर क्या होगा ए को कितना मिलेगा 30,000 और सी को कितना मिलेगा 30,000। बी जा रहा है तो इसको कुछ भी नहीं, तो ये -10,000 ये 20,000 और ये -10,000। तो ये क्या करेंगे टू बीज कैपिटल पॉजिटिव वाले और ए और बी इनको कम करने के लिए 10,000 से कम करके 20,000 इसको दे। सर रिटायरमेंट पे ये होगा तो क्या डेथ पे भी ये होगा, हाँ डेथ पे भी होगा। सर क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब भी होगा क्या, हाँ तब भी इसका क्या करना होगा एडजस्टमेंट करना होगा। क्यों क्योंकि गुडविल अभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। गुडविल कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब हम फॉर्म खत्म करेंगे तब या सेल करेंगे उस वक्त जब पैसा रियलाइज होगा उससे तब। समझ पा रहे हो। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो होगा क्या, हाँ क्योंकि उससे इनडायरेक्टली क्या होगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा। सर वहाँ कैसे करेंगे सेम ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो में। अगर किसी का गुडविल में हिस्सा कम हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ा दीजिए, अगर गुडविल में हिस्सा बढ़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट कम कर दीजिए। मतलब गुडविल का इम्पैक्ट है जो किससे दे रहे हो कैपिटल अकाउंट से दे रहे हो। क्लियर है ये, समझ पा रहे हो बात। अब हम गुडविल के बारे में बात कर चुके हैं, समझ पा रहे हो बात। गुडविल के बारे में हमने काफी कुछ बात की। अब एक और क्वेश्चन आता है सर गुडविल अगर हमारी बुक के अंदर मतलब बैलेंस शीट के अंदर पहले से लिख रखी है उसका क्या किया जाए, क्या करना है उसका सीधा एक काम करो राइट ऑफ कर दो। किसमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, झंझट खत्म पुरानी। समझ पा रहे हो। अब गुडविल कितने के वैल्यूएशन की उसके हिसाब से क्या कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। समझ पा रहे हो। अगर सपोज बुक के अंदर 10,000 लिख रखी है गुडविल इस केस के अंदर, समझ पा रहे हो बात, और फिर गुडविल की वैल्यूएशन है 60,000 तो क्या करो पहले तो 10,000 के गुडविल को क्या कर दो ए बी ओल्ड पार्टनर ए और बी है पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5,000 टू गुडविल 10,000 ये कर दिया, ये हटा दिया। अब ये 10,000 है क्या नहीं, ये खत्म हो गया। 60,000 की कैसी होगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो।
तो अगर पुरानी कुछ भी गुडविल बुक के अंदर लिखी है तो उसको क्या कर दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और फिर जो वैल्यूएशन हुआ उसका किस तरीके से करोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, उनके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से क्या कर दो, गुडविल का वैल्यूएशन है जो कर लो, उसकी अकाउंटिंग है जो कर लो। ये आपका पूरा गुडविल का कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर है ये यहाँ तक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिजर्व, जॉइंट टाइप पॉलिसी और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। ओके, थैंक्स।